वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में जो एक बहुत गहरा संकट चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक अजीब पैराडॉक्स है। जिन सिद्धांतों पर, जिन आइडियल्स पर इस पूरे मूवमेंट की नींव रखी गई थी, आज की जो हकीकत है वो उससे कोसों दूर है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर नजर डालिए, 46.9%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत की जो कुल 8.48 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें से लगभग आधी, सोचिए, लगभग आधी या तो फेल हो रही हैं या पूरी तरह से डेड हैं, खत्म हो चुकी हैं। यह एक नंबर ही इस संकट की गंभीरता बताने के लिए काफी है। अब ये जो 46.9% का आंकड़ा है ना, ये अपने आप में तीन हिस्सों में बटा हुआ है। करीब 24.8% सोसाइटीज तो लगातार लॉस में चल रही हैं। लगभग 16.6% तो आप कह सकते हैं सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं, जिन्हें गोस्ट सोसाइटीज भी कहा जाता है। और 5.5% तो लिक्विडेशन में है, मतलब उन्हें स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ये क्राइसिस सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि ये ज्योग्राफिकली भी कुछ खास इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। ये स्लाइड इस रीजनल डिस्पैरिटी को, यानी क्षेत्रीय असमानता को बहुत साफ साफ दिखाती है। उत्तर प्रदेश 41.8% डिफंक्ट सोसाइटीज के साथ इस संकट का, आप कह सकते हैं, एपिसेंटर बना हुआ है। और इसके साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य मिलकर एक हाई डिस्ट्रेस बेल्ट बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन राज्यों में आखिर मूल समस्या है क्या? द को प्रॉब्लम इज द पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रेडिट। यहां पर होता यह है कि जो लोकल एलीट हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसके मेंबर्स के लिए एक इकोनॉमिक इंजन बनाने के बजाय अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के कोर पर और उन चार बुनियादी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को समझते हैं जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी फेलियर हुई है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है वीक गवर्नेंस, यानी कमजोर शासन। कई राज्यों में कोऑपरेटिव बोर्ड्स पर पॉलिटिकल एलिट्स का कब्जा हो जाता है, जिसे हम एलिट कैप्चर कहते हैं। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? मिसमैनेजमेंट, यानी कुप्रबंधन, और फंड्स का डाइवर्जन, जहां बिना किसी गारंटी के पसंदीदा लोगों को लोन बांट दिए जाते हैं। इसका सबसे सटीक और डरावना उदाहरण है पीएमसी बैंक घोटाला। ये एक हॉन्टिंग एग्जाम्पल है कि कैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी और बोर्ड लेवल करप्शन एक पूरे के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है और लाखों डिपॉजिटर्स की जिंदगी भर की कमाई डुबो सकता है। दूसरा स्तंभ है क्रॉनिक फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी, यानी इनकी पुरानी वित्तीय कमजोरी। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, रिलायंस ऑन स्मॉल मेंबर शेयर्स, मतलब ये छोटे सदस्य शेयरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जो अक्सर काफी नहीं होते। दूसरा, लो वर्किंग कैपिटल, इनके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पूंजी की कमी होती है। और तीसरा, हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी एनपीएस, मतलब डूबे हुए कर्ज, जो अक्सर पॉपुलिस्ट लोन वेवर स्कीम्स की वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा पिलर है कॉन्ट्रैक्चुअल इनएफिशिएंसीज। शुगर और डेयरी जैसे सेक्टर्स में किसान खुद कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी कमजोर कॉन्ट्रैक्ट्स और बिचौलियों, यानी इंटरमीडियरीज के दबदबे की वजह से उन्हें अपनी ही उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। और चौथा पिलर है इरोजन ऑफ मेंबर पार्टिसिपेशन, यानी सदस्यों की घटती भागीदारी। देखिए, आइडियली तो सदस्यों की सक्रियता से, उनके पेट्रनेज और एंगेजमेंट से कोऑपरेटिव की बार्गेनिंग पावर मजबूत होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में फ्री राइडिंग और एपथी, यानी उदासीनता के कारण कोऑपरेटिव की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो लगातार कमजोर पड़ती जाती है। अच्छा, अब तक हमने रूट कॉजेस की बात की। चलिए अब देखते हैं कि इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का अर्थव्यवस्था के जरूरी सेक्टर्स और हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। ये टेबल बहुत साफ तरीके से दिखाता है कि यह संकट कैसे अलग अलग रूप ले रहा है। डेयरी सेक्टर ट्रिपल थ्रेट से जूझ रहा है। चारे की दिक्कतें, एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव और घटता हुआ मार्जिन। तो वहीं हाउसिंग सेक्टर में लिक्विडिटी फ्रीज है, मतलब पैसों का बहाव रुक गया है, जिससे मिडिल क्लास लोगों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक गए हैं। और वुमेन्स वेलफेयर से जुड़ी जो सोसाइटीज हैं, उन्हें सोशल इनहिबिशंस, यानी सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, हमने समस्याओं को समझ लिया। अब आते हैं समाधान की तरफ। सरकार ने इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक मल्टी प्रॉम्प्ट स्ट्रैटेजी, एक तीन स्तंभी प्रतिक्रिया शुरू की है। ये एक 3 पार्ट रिवाइवल प्लान है।
इसमें एक नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, एक लॉजिस्टिकल प्लान जिसे मार्गदर्शिका कहा गया है, और दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शामिल है। इस पूरे सुधार के पीछे जो मूल दर्शन है, जो कोर फिलॉसफी है, वो है कोऑपरेटिव्स के परसेप्शन को बदलना। लक्ष्य ये है कि इन्हें गवर्नमेंट एडेड बॉडीज से बदलकर प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटरप्राइजेस बनाया जाए। मतलब ये सरकारी सहायता पर निर्भर न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और प्रोफेशनली रन हो। इस प्लान का जो दूसरा हिस्सा है, मार्गदर्शिका प्लान, वो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल मिशन है। इसका लक्ष्य सैचुरेशन हासिल करना है। मतलब 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स बनाना, ताकि देश की हर पंचायत कवर हो सके और लोकल मनी लेंडर्स का जो प्रभाव है उसे खत्म किया जा सके। और तीसरा पिलर है ग्रेन स्टोरेज प्लान। इसका मकसद एग्रीकल्चर में थर्ड डिले यानी स्टोरेज के दौरान होने वाले नुकसान को हल करना है। इससे किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि किसान को फसल कटाई के तुरंत बाद मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। इस योजना से वो अपनी उपज को स्टोर करके बाद में बेटर प्राइसेस पर बेच सकेंगे। तो अंत में टेक अवे यही है कि कोऑपरेटिव सेक्टर एक क्रॉस रोड्स पर, एक दोराहे पर खड़ा है। पुराना मॉडल जो सरकारी संरक्षण और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर चलता था, वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। भविष्य प्रोफेशनलाइजेशन में ही है। द चॉइस इज सिंपल, प्रोफेशनलाइजेशन और पेरिश। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है कि कोऑपरेटिव्स की असली पहचान क्या होनी चाहिए। क्या उन्हें एक सोशल वेलफेयर के व्हीकल के तौर पर काम करना चाहिए, या फिर एक कॉम्पिटिटिव सोशल एंटरप्राइज के रूप में? इस पूरे मूवमेंट का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।